नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के हिसार स्थित पशुपालन भवन में सोमवार को रविवार फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की उपस्थित थी। यहाँ उन्होंने रबी फसल की तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की और कदम बढ़ाना था। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जब रबी फसल पर राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पूछना शुरू किया। बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने पूछा कि योजना क्या है और इसके तहत कितने लाभुकों को लाभ मिला। वह जमीनी हकीकत जानना चाहती थी, लेकिन अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मंत्री ने धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित कई जिलों से विभागीय योजना से संबंधित सवाल पूछे। किसी के पास मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था। इस दौरान वो काफी नाराज दिखी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार योजना से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हो। मंत्री ने कहा कि अधिकारी दफ्तर में ईमानदारी से काम करें। गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यशाला में अनुपस्थित रहने पर शोकोज करने का निर्देश दिया। 1 दिसंबर तक आप इस कार्यशाला को अपने जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय कर दें, क्योंकि उसके बाद करना फिर इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी। देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, कृषि पशुपालन और सहकारिता ऐसा विभाग है कि जिसको अगर हम लोग सब, केवल मैं अकेले नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नीचे में जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर सही तरीके से हम लोग अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट करें तो मुझे लगता है ये पूरा राज्य आत्मनिर्भर बन सकता है, केवल कृषि पशुपालन और सहकारिता से। और मैं चाहती हूँ कि जिस इंटेंशन से, जिस मंशा से और ख़ास करके किसानों को प्राथमिकता लेके हम लोग स्टेट में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार चिंतित है, उसको हमारे अधिकारी भी समझे उस गंभीरता को, क्योंकि हमारा जो 70% आबादी है आज भी खेती बाड़ी पे ही निर्भर है। और ये जो हम लोग यहाँ पे कार्यशाला करते हैं लगातार, ये कोई महज औपचारिकता नहीं होना चाहिए। अधिकारी अपने काम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं तो वो केवल चाय नाश्ता के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे वो चीज़ों को सीखने के लिए आए हैं और सीख के उसको कैसे नीचे स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए और वो लाभ, वो ज्ञान हमारे किसानों को कैसे पहुंचे, इसके बारे में इनको चिंता करना चाहिए। इधर यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 जनवरी तक महाकुंभ आयोजित होगा। महाकुंभ में सभी को आमंत्रित करने उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री सुरेश राही झारखंड पहुंचे हैं। सोमवार को रांची के लालपुर स्थित एक होटल में दोनों मंत्रियों ने प्रेस मीट कर सभी को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री देश के सभी राज्य की राजधानी जाकर वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत आम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बताया कि राज्यपाल से मंगलवार को मिलकर उन्हें महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री से अभी समय नहीं मिलने की बात भी उन्होंने कही। प्रेस मीट में मंत्रियों ने महाकुंभ का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महाकुंभ नगरी में 35 पुराने और नए पक्के घाट बनाए गए हैं जो श्रद्धालुओं के स्नान में काफी सहायक साबित होंगे। 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले सभी 44 घाटों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और उसका प्रबंध तंत्र, उसकी भव्यता और दिव्यता आज तक लोग कायल हैं, उसके योगी जी की सरकार के समय हुआ था। महाकुंभ हमारी आस्थाओं का और हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा समागम है जिसको पूरा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखता है और वहीं दूसरी ओर हर सनातन प्रेमी इसमें भागीदार बनने की कोशिश भी करता है। इस बार वहाँ के इंतजामात इतने विलक्षण किए गए हैं कि इस दिव्य आयोजन को भव्य कैसे बनाया जाए, इसमें मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का प्रबंधन, ये सब ऐसा काम किया जा रहा है कि जितने भी लोग वहाँ आए उनको कोई असुविधा ना हो, हर दृष्टि से उनको सुविधा मिले, चाहे स्वच्छता हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रीनरी हो, पर्यावरण हो, रहने की व्यवस्था हो, स्नान की व्यवस्था हो,
इन सब के लिए विलक्षण व्यवस्थाएं की गई है और अधिक से अधिक लोग इसमें आए, इसके लिए योगी जी ने हम मंत्रियों को एक एक कैबिनेट मंत्री, एक एक राज्य मंत्री को हर स्टेट में भेजा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महाकुंभ कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कटक तक भारत एक है, भारतवासी एक है, ये इस महाकुंभ की का संदेश है। और इसीलिए हम सब लोग जा रहे हैं कि वहाँ सब लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक भारत, अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, इसका साकार रूप स्वरूप उनको समझ में आएगा। और रांची के प्रोजेक्ट भवन में सोमवार को उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग में खाली पदों को जल्द भरने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया ताकि तेजी से विकास कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विकसित राज्य की श्रेणी में रहे। इसके लिए जरूरी है कि झारखंड में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उद्योग विभाग एवं विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में विभाग में खाली पड़े पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दें ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और विभाग का भी सोच है, सभी पदाधिकारी कोऑपरेटिव भी हैं, काम करने का इच्छा भी जता रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चाहे विदेश से हो या देश से हो, हम लोग यहाँ पे बड़े से बड़े उद्योग लगाएंगे ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हमारा राज्य का मजदूर भाई, किसान भाई बाहर दूसरे राज्य में पलायन नहीं करे, उसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास सेक्रेटरी के द्वारा भी और पूरे विभाग के डायरेक्टर के द्वारा भी कई सुझाव आए हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। ये पहला समीक्षा मीटिंग था, कई बिंदु है, कुछ अफसर का कमी है, वो सारे बिंदु पर बात हुआ है और निश्चित रूप से राज्य के हित के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा हम लोग सब मिलकर। सरायकेला जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित उत्कल ऑटोमोबाइल के पास एक ट्रेलर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 36 वर्षीय गुरुचरण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले थे और औद्योगिक क्षेत्र की हाइको कंपनी में कार्यरत थे। घटना के वक्त वह अपनी पल्सर बाइक से काम पर जा रहे थे। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोग, राहगीर और मृतक के परिजन बीच सड़क पर शव के साथ प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने पुलिस के देर से पहुंचने पर नाराजगी जताई और दोषी ट्रेलर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के कारण सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक दोषी चालक को गिरफ्तार नहीं किया जाता वे शांत नहीं बैठेंगे। इधर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड और बैंकों में ट्रांसफर से जुड़े 140 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में जल्द मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। इसकी जांच एटीएस कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी कोलकाता में हैं। उनके वारंट लिए जा चुके हैं। वहीं फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स होल्डर्स को नोटिस भी किया गया है। डीजीपी ने उम्मीद जताई है कि जल्द मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही बचे हुए घोटाले की 90 करोड़ रुपए से अधिक की राशि राज्य सरकार को मिले, इसका प्रयास किया जाएगा। आपको याद होगा अभी जो 140 करोड़ का जो बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, वो पूरा का पूरा केस एटीएस देख रही है। बहुत अच्छा काम उसमें हुआ। इसमें मुझे उम्मीद है कि जल्दी, अभी तक हम लोग जो मेन एक्टर्स हैं उनमें से भी किसी को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। हम लोगों ने बैंक के अधिकारियों को पकड़ा जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बट दे आर नॉट द मेन बेनिफिशरीज। मेन बेनिफिशरी और लोग हैं, वो जो सारे कलकत्ता बेस्ड हैं। हम लोग सबके वारंट प्राप्त कर चुके हैं और जो फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स हैं उनको हम लोग नोटिस भी कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सारे मेन पकड़े जाएंगे। अराउंड 50 करोड़ रुपीस हम लोग अभी तक फ्रीज किया उसमें। तो हमें उम्मीद है कि जब हम इन लोग को पकड़ लेंगे तो जो बाकी बचा हुआ करीब 90 करोड़ रुपए, उसका भी अधिक से अधिक राशि हम लोग राज्य सरकार की वापस सरकार को मिल जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे।
जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के डिबना रोड स्थित मधुसूदन देवेंद्र लोक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 505 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से फ्लैट के एक कमरे में रखे बच्चों की किताबें और कई सामान जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानगो पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। इसके बाद आम लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 505 नंबर फ्लैट अधिवक्ता राजकुमार शर्मा का है। सोमवार की देर शाम को उनके एक बेडरूम में अचानक से प्लग में शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी बेड पर गिरते ही आग तेजी से फैल गई। परिवार और आसपास के लोगों ने मिलकर आनन फानन में फ्लैट को खाली किया, फिर सबने मिलकर आग पर काबू पाया। जान माल का नुकसान तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा। हम भी अभी अंदर घुसे नहीं हैं, बाहर में हैं। आधा घंटा से फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया है और अभी तक कोई बोल रहा बुझ गया है, कोई बोल रहा नहीं बुझा है। और उसको बुझाने का कोशिश आप लोग कीजिए या फायर ब्रिगेड का दूसरा गाड़ी मंगाइए। उसके पास पाइप होता है और उसी से आग इतना भयावह हो गया कि उसी के बगल में पलंग था, पलंग में गद्दा था। ठंडा का दिन है, सब रजाई था और उसके बाद सब ध्यान यही था कि किसी आदमी को कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ा यही भगवान का दुआ दीजिए और बाकी सब। इधर राज्य स्तरीय टीम ने सोमवार को सरायकेला सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, सुविधाओं व उपकरणों का जायजा लिया। टीम का नेतृत्व सिमडेगा सदर अस्पताल की प्रबंधक अलका कुल्लू कर रही थी। टीम ने अस्पताल के विभिन्न विभागों और व्यवस्थाओं का आकलन 8 पैरामीटर कर किया, जिनमें साफ सफाई, उपकरणों की स्थिति, सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की देखभाल और अन्य व्यवस्थाएं शामिल थी। सदर अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट अनाकुल प्रसाद चौधरी ने कहा कि राज्य स्तर पर सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार स्वरूप अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। इससे अस्पताल के विकास और सेवाओं में सुधार होगा। राज्य के सभी सदर अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों की व्यवस्थाओं और सेवाओं का गहन आकलन किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ये निरीक्षण प्रक्रिया सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। करने के लिए क्वालिटी की टीम है जो कि सारे अस्पतालों में जाती है और अस्पताल की गुणवत्ता की जांच करती है और यदि कोई कमी होती है तो वो भी इंगित होता है ताकि अस्पताल में सुधार आ सके। तो इसी उद्देश्य से सर्वे किया गया है और इसी के आधार पे स्टेट में रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग के आधार पर जो प्राइज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 1, 2, 3 ढेर सारा सर्वे होता है। उस सर्वे में एक पार्ट ये भी है और इसके बाद ही जो भी वहाँ होता है अस्पताल का क्या स्थान है ये निर्धारित होता है। वहीं चाईबासा में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा साहेब पर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा द्वारा किए गए एफआईआर का भी विरोध किया है। चाईबासा कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमूच जो मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। कहा है कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत झूठा एफआईआर दर्ज कराया है। प्रदीप बालमूच ने कहा कि जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कांग्रेस आंदोलन करेगी। सत्तारूढ़ी दल जो भीमराव अंबेडकर घटना से बीजेपी की जो मनुवादी मानसिकता है ये उजागर जनता के सामने हो गया। अमित शाह ने बड़ी साफ कहा कि अभी एक फैशन हो गया, उन्होंने कहा अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर भगवान का नाम इतना बार ले लेते तो आप सात जन्म तक आप स्वर्ग में रहते। ये सब अमित शाह। अब आप समझ सकते हैं कि
ये जो पिछले बार इससे ये समझ सकते हैं कि इन लोग को संविधान में कितना विश्वास है। आपको याद होगा जब चुनाव 18वीं लोकसभा की चुनाव हो रही थी, उस समय बीजेपी ने दावा किया था 400 पार, इसी का नारा दिया था। आखिर सरकार बनाने की 400 की जरूरत तो थी नहीं। सरकार बनाने के लिए तो सिर्फ मात्र आपको 272 आ जाता तो आप सरकार बना लेते, मगर 400 पार का नारा दिया, इसलिए कि वो उसकी मानसिकता थी कि हम लोग अगर 400 पार होगा तो संविधान में संशोधन कर सकते। 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको संविधान में संशोधन करने के लिए, और संविधान में इसीलिए संशोधन करने के लिए 400 मांग रहे थे ताकि मेरा आरक्षण, जो आदिवासी हरिजनों का आरक्षण है, उसको समाप्त किया जाए। ये पहले भी आरएसएस के लोगों ने कहा है, उसके नेता ने कहा है, और ये जो आज ऐसे नहीं आएगा, इसके अंदर से मैंने जो सच्चाई है वो अंदर से अमित शाह का आ गया। लोग बोलते कुछ है, मगर पूरी तरह से ईमानदारी से कहें कि अंबेडकर को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। और इसीलिए आपको याद होगा हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग किया कि अमित शाह का इस्तीफा तत्काल ले लीजिए, मगर इस्तीफा लेना तो दूर की बात है, उनको वो अपराधी नहीं मानते। अंबेडकर का जो अपराध हुआ, अंबेडकर की जो बेइज्जती हुई है, उसको अपराधी नहीं मानते हो, बोलते इसलिए अपराधी नहीं है तो उसका इस्तीफे का कहाँ सवाल पैदा होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कांग्रेस ने लगातार, अभी हम लोग कल भी एक कार्यक्रम करेंगे, रांची में हम लोग का कार्यक्रम होगा, फिर 28 तारीख को भी हम लोग का स्थापना दिवस है, उसमें भी इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मगर इसलिए मैंने कहा कि अब हम लोग जब तक इस अपमान के लिए अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा जाता, जब इस्तीफा नहीं होता, तब तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करते रहेगी। जब आदित्यपुर में इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीएसटी पर एक विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने उद्यमियों को जीएसटी के बदलाव और समाधान के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। सेमिनार में मुख्य अतिथि जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अवधेश कुमार मेहरा और विशिष्ट अतिथि आदित्यपुर सर्कल के असिस्टेंट कमिश्नर जॉर्ज सिन्हा उपस्थित थे। इसमें हाल के दिनों में स्क्रैप बिक्री से जुड़े महत्वपूर्ण बदलावों और एमएनएसटी स्कीम की बारीकियों पर चर्चा की गई, जहां असिस्टेंट कमिश्नर जॉर्ज कुमार सिन्हा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उद्यमियों को जीएसटी के बारीकियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अवधेश कुमार मेहरा ने बताया कि जीएसटी प्रक्रिया को काफी सरल किया गया है। उद्यमियों को बताया गया है कि कैसे जीएसटी का लाभ ले सकते हैं। इसरो के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने कहा कि आयोजित सेमिनार में उद्यमियों ने अपनी बढ़ चढ़ सहभागिता दिखाई है, जिससे साबित होता है कि इसरो संगठन छोटे उद्योगों के हित में है। इन्होंने कहा कि इसरो उद्योग विभाग से संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ आपसी तालमेल बिठाकर औद्योगिक क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाएगी। आगे भी इस प्रकार के सेमिनार आयोजित होते रहेंगे। ये सर्कुलर क्या कहता है उसके विषय में ये इसरो के द्वारा जो ये कार्यशाला का आयोजन किया, उसमें हम लोग आके सर्कुलर को क्लियर किए कि किस किस बिंदु में कैसे कैसे आपको छूट मिलेगी, किस में छूट नहीं मिलेगी, तो जानकारी देना हम लोगों का कर्तव्य है। आसान हुआ है, आसान हुआ है। और जैसा कमिश्नर साहब ने बताया कि कुछ नए विषय आए हैं जीएसटी में अमेंडमेंट के तौर पर, तो इसरो ने सबसे पहले अपनी सामाजिक दायित्व को समझते हुए, दायित्व को लेते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया और अपेक्षा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी इस सेमिनार में होना इस बात को बताती है कि इस चीज़ की कमी है। औद्योगिक क्षेत्र में एक गैप आ गया है, वो कम्युनिकेशन के गैप को डिपार्टमेंट के साथ, उद्यमी के साथ बांटने के लिए इसरो का गठन हुआ है। छोटे उद्यमियों की बातों को पदाधिकारी तक, विभाग तक रखने के लिए इसरो का गठन हुआ है और हमारी टीम इतनी सक्षम है। पंकज झा जी टैक्स कंसल्टेंट भी हैं, इनके सेक्रेटरी भी है टैक्स कमेटी के, सर आए हुए हैं, जॉर्ज सिन्हा जी का बात आपने सुना। जरूरत पड़ेगा 1-2 और सेमिनार होगा, समय कम पड़ गया आज और सीटें कम पड़ गई।
इधर चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में अंकित मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से नवजात बच्चे और माताओं के बीच बेबी किट, गर्म कपड़े और फल आदि सामग्री का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम अंकित पांडे की पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया था। इससे पहले अंकित मेमोरियल से जुड़े लोगों ने कई स्थानों पर पौधारोपण किया। इसके बाद संस्था के पदाधिकारी चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के मातृत्व शिशु देखभाल इकाई पहुंचे। यहां संस्था के कई सामानों का वितरण किया गया। सदस्यों ने सभी माताओं व नवजात बच्चों को बेबी किट प्रदान किया और बच्चे को बेहतर व स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया। संस्था के मुखिया AK पांडे ने बताया कि 23 दिसंबर को उनके पुत्र अंकित का आकस्मिक निधन हो गया था। अंकित की याद में उनकी कोशिश होती है कि वे समाज की सेवा करें। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने पौधारोपण और बेबी किट का वितरण किया। नवजात शिशुओं के बीच किया गया। बता दें कि सामाजिक कार्यों के जरिए AK पांडे अपने बेटे अंकित को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। इस दौरान उनके साथ जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के पूर्व प्राचार्य नागेश्वर प्रधान, कवि रणविजय सिंह व अन्य मौजूद थे। क्या मालूम था। एकदम प्लेन में रहेगा, सुरक्षित एकदम ठीक है। खाली ठोक दीजिए आप। तरीका है कि सारे पत्तियों डालिए। नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते। और अभी हम लोग हर साल की भांति इस वर्ष भी जो आज 23 तारीख के डेट पे जो भी बच्चे इस दुनिया में आते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं बेबी किट के द्वारा। आज वही कार्यक्रम हम लोग अनुमंडल हॉस्पिटल में रखे थे और जिसमें अंकित मेमोरियल के सभी सदस्य उपस्थित थे और उनके साक्ष्य में हम लोग बच्चे लोग को गरम वस्त्र, तेल, साबुन, दूध पीने वाली बोतल, पाउडर और ये सब वितरण किया गया। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से आज नवजात बच्चों को बेबी किट दिया गया है। ठंड को ध्यान में रखते हुए उन्हें गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं और मालिश के लिए तेल है, पाउडर है, सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध है बेबी केयर में। और बच्चे जीवन में आगे बढ़े, स्वस्थ रहें, बस उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। आज नवजात शिशुओं को सम्मान देने के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद भी मिला। बच्चे स्वस्थ रहें, उनका भविष्य उज्जवल हो और सब परिवार कुशल रहें, इसका भी कामना करते हैं हम लोग। और हर साल 23 दिसंबर को ही ये कार्य किए जा रहे हैं। 2019 से ये प्रारंभ हुआ है, अभी तक चलते आ रहा है, भविष्य में चलेगा, ये आशा और विश्वास है। हमने देख रहे हैं कि हर साल 23 दिसंबर को अंकित मेमोरियल इनके यहाँ से सभी बच्चों को अभी दिया गया। हमें बहुत खुशी भी लगा और बहुत अच्छी बात है कि हर लोगों को ये सेवा करने का मौका, हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला। आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव सोमवार को धूमधाम से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सरायकेला SDO सदानंद महतो, विशिष्ट अतिथि टाटा स्टील के सेवानिवृत्त अधिकारी गोविंद माधव शरण उपस्थित थे। इसमें विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी में उमंग भर दिया।
विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सभी अतिथियों का स्वागत तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर किया। विद्यालय के एकेडमिक निदेशक ने कहा कि विद्यालय के संस्थापक शंभुनाथ महतो ने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देना एवं सर्वसाधारण को सरलता से उच्च स्तरीय शिक्षा सुलभ कराने के प्रयास ये सराहनीय है। प्रधानाचार्य संजय कुमार सिंह के द्वारा आगंतुक अतिथियों का पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। छात्रों ने स्वागत गीत गाया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया एवं आगामी वर्ष के शैक्षणिक गतिविधियों की उद्घोषणा की गई। मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय की वार्षिक पत्रिका श्री दृष्टि का लोकार्पण किया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए, साथ ही मैं तमाम टीचर्स से और उन स्टूडेंट्स से जो इस इवेंट्स में नहीं जुड़े हैं, उन तमाम टीचर्स से मैं आग्रह करूंगा, हर बच्चे में, हर स्टूडेंट्स में अपनी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, स्पेशल उनके अंदर टैलेंट होती है। उन टैलेंट को आप पहचानें, बच्चे से विमर्श करें और उनके उस छिपी हुई जो टैलेंट है, जिनके लिए इस धरती पे भगवान ने उन्हें भेजा है, उस प्रतिभा को आप निखारें। इधर जमशेदपुर के सांसद विद्युतपरण महतो ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का रवैया हमेशा दोहरा और अपमानजनक रहा है। कांग्रेस बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करती है और उनके सिद्धांतों को कुचल रही है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने और हाशिए पर रखने के लिए कई षड्यंत्र रचे। 1952 और 1954 के चुनावों में उन्हें हराने के लिए कांग्रेस ने हर संभव प्रयास किया। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने उन्हें कभी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, जबकि उनके नेताओं ने स्वयं को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा। कहा कि भारत के समर्थन वाली सरकार के दौरान वर्ष 1990 में बाबा साहेब को भारत रत्न देकर उनके योगदान को उचित सम्मान दिया। उनका टूलकिट गैंग लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह आज बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कड़ी निंदा की। विद्युतपरण महतो ने इसे कांग्रेस की विभाजनकारी जो लोकसभा के भीतर और बाहर लोकसभा राज्यसभा में देखा गया, ये कांग्रेस द्वारा की गई लोकतंत्र की काला अध्याय में इसमें जोड़ा जाए। एक संसद दूसरे संसद का मदद करते, क्योंकि हम लोग जब संसद में रहते हैं तब हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग यही सोचते हैं सब हम लोग संसद है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मतल का नीति पर मुख कर एक संसदीय मर्यादा को मर्यादित रखते हुए वहाँ की परंपरा, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ के संस्कार को हम लोग मानते हुए जो भी सदन में काम होता है उसको हम लोग पूरा करने का चेष्टा करते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं। लेकिन आज ये बाबा साहेब को हमेशा सामाजिक और राजनीति में उपेक्षा करने वाले कांग्रेस का नेता आज वोट बैंक के खातिर बाबा साहेब को अपने होने का ढोंग मचा करके दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा बाबा साहेब का हितैषी है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।